जय हिंद। मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दिसंबर 2020 और जून 2021 में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण करेंगे। यह जो प्रश्न है वह द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या आज हम लोग 50 से देखना प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने प्रश्न को एनालिसिस कर लिया है। तुलसी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशुफलदायिनी है। यह वाली बात आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक में मिल जाएगा। यह सत्य है। कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी? नहीं। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म आश्रय का पालन करने वाला होगा? नहीं। फिर वो कलयुग फिर कहाँ जब पालन करेगा? तो कलयुग में लोग लोभ बिल्कुल, स्वार्थ के वशीभूत होंगे, वशीभूत होंगे, बिल्कुल वशीभूत होंगे, माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। यह 1 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 4 यानी ऑप्शन नंबर डी। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं उपदेशक रूप में भी सामने आते हैं, अतः कथन 1 और कथन 4 दोनों सही हैं। रामचरितमानस को मानव समाज का दर्पण कहा जाता है। यह देखिए यहाँ से भी पूछा जाता है कि आपको दे देगा तुलसीदास के रामचरितमानस की विशेषताओं में से आपको कह देगा कौन सी विशेषता नहीं है, जिसमें से एक विशेषता यह भी देगी कि रामचरितमानस को मानव समाज का दर्पण कहा गया है, या उसमें कुल कितने कांड है, ऐसे करके 3-4 दे देगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इसको मानव समाज का दर्पण भी कहा गया है। दे देंगे कुल 5 कांड दे देंगे, उसमें से कह देंगे कौन सा कांड नहीं है। तो आपको 7 कांड याद रहना चाहिए। बाल्यकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधन कांड और किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कहानियों का क्रम देखना है। तो प्रेमचंद का जो कहानियों का क्रम है, सबसे पहले बूढ़ी काकी है। देखिएगा यह जितने यह प्रेमचंद की लगभग 300-350 कहानियां हैं, उसमें से कुछ कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को आपको याद रखना चाहिए। कभी कभी पूछ दिया था कौन सी कहानी प्रेमचंद का नहीं, 4 ऑप्शन में से एक छांटना रहता है। कभी उनके कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम में सजाने देता है, और एक कहानी जो उनका है हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। तो बूढ़ी काकी कहानी का प्रकाशन वर्ष कब है? इसका जो हुआ था 1920 में हुआ था। दूसरा है सवा सिर गेहूं 1924 में हुआ था। पंच परमेश्वर 1916 में आया था। और फिर प्रेरणा यह जो कहानी है, यह जो है इसका प्रकाशन वर्ष नहीं पता है। तो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर डी, 3, 1, 2, 4। पंच परमेश्वर 1916, बूढ़ी काकी 1920, सवा सिर गेहूं 1924 और प्रेरणा। प्रेमचंद की अन्य कहानियां नमक का दरोगा, पूस की रात। नमक के दरोगा के पात्र को आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, पूछ दिया था कौन से पात्र प्रेमचंद के कहानियों के हैं या कौन से नहीं है। पूस की रात की पात्र भी पूछे जाते हैं। जबरा कुत्ता इसका कई बार पूछा गया है, इसका जो है एक पात्र है। शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, यहाँ से भी पात्र पूछ लिए जाते हैं। 2 बैलों की कथा, सदगति, यहाँ से भी पात्रों पूछ लिए जाते हैं। सदगति कहानी के पात्र को भी आप लोग देख लीजिएगा। समर यात्रा, होली का उपहार, ईदगाह तो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ ही है। बड़े भाई साहब का फन, यह सब जो प्रेमचंद की कहानियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? तो सबसे पहले हम ना देंगे नंददास किस काल के कवि हैं? तो नंददास जो है वह भक्ति काल के कवि हैं। और साथ ही अष्टछाप के कवियों में इनका नाम लिया जाता है नंददास का। तो कवि प्रिया जो रचनाएं हैं वह किनका है? तो कवि प्रिया जो रचना है वह केशव दास की रचना। विज्ञान गीता, कवि प्रिया, यह सब जो है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, यह सब जो है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, यह 4 याद रखिएगा, वह केशव दास की रचनाएं हैं। जबकि रूप मंजरी,
विरह मंजरी, मान मंजरी। देखिएगा तीनों में मंजरी लगा हुआ है, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी। मंजरी कौन है? नंददास है। तो कवि प्रिया नंददास की कृति ने नंददास की रचनाएं रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी है। जबकि कवि प्रिया किनका? केशव दास का है। और इसका समय कब है? 1601 ईस्वी है। केशव दास की अन्य रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता है। संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि संस्कृति के 4 अध्याय में आप लोग कुछ चीजें महत्वपूर्ण है जो प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, इनका प्रकाशन वर्ष कब हुआ, यह कितने अध्यायकरण में बटा हुआ, टोटल याद रखिए, और उनका शीर्षक सारा याद रख लीजिए क्रम अनुसार। वहीं ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी इससे बहुत कम इधर उधर से अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यरोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखी जाती थी? तो किस भाषा में? हिंदी भाषा में रखी जाती थी। संस्कृत के 4 अध्याय 4 भागों में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया। इस पर दिनकर को सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के कितने ग्रंथों को रचनाओं को माना? लगभग 22 या 23 है। देखते हैं कितने माने हैं। तो 23 माने हैं। देव के कितने माने हैं? देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, जिसमें से महत्वपूर्ण है रस विलास, भाव विलास। रस विलास, भाव विलास कई बार पूछा गया है। भवानी विलास पूछ देगा आपको, मिलान में अक्सर ये सब पूछ दिया जाता है कि आपको यहाँ दे देगा कवि प्रिया, विज्ञान गीता, इधर से दे देगा देव, केशव, इधर फिर रामचंद्र का, ऐसे करके मिलान करना रहता क्रॉस करके जो जिससे मिलेगा। तो मिलान में अक्सर इससे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रस विलास, भाव विलास और भवानी विलास, कुशल विलास। देखिएगा देव की रचनाओं में विलास लास्ट में अंत में आ रहा है। विलास, भाव विलास, रसिक विलास, भवानी विलास, कुशल विलास। तो अब विलास याद रखिएगा किनकी? देव की रचना। अष्टयाम, सुजान विनोद। सुजान विनोद को भी याद रखिएगा। कभी कभी सुजान जो पूछता है तो कभी सुजान भी दे देता ऑप्शन में, तो हम लोग सोच लेते हैं कि सुजान का ही रचना है सुजान विनोद। काव्य रसायन, जाति विलास। जाति विलास भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। देव माया प्रपंच, रस विलास। देखिएगा विलास इसमें आ रहा, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, यह सब जो कि ना राग रत्नाकर, देवचरित, सुख सागर तरंग, प्रेमचंद्रिका, देव शतक, प्रेम तरंग इत्यादि। अब एक दोहा यहाँ पूछा गया है कि सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी किसका? धूमिल के द्वारा लिखा गया है। धूमिल की कुछ कुछ कविताएं जो है वो काफी महत्वपूर्ण हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, जो 50 कविता यूनिट 5 में लगे हुए हैं, उसमें से एक नक्सलवाड़ी भी है। सुदामा पांडे धूमिल उनका पूरा नाम था। नक्सलवाड़ी कविता से यह पंक्ति लिया गया है। धूमिल के प्रमुख कविताएं मोचीराम, 20 साल के बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद। अक्सर देखिएगा कि कविता अब 50 का प्रकाशन वर्ष याद रख लीजिएगा और उसके लेखक, तो कहीं ना कहीं मिलान वाला पूछ दिया जाता, तो वहां से आपके 1-2 प्रश्न ज्यादातर सही होने के चांस है। निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्तिष्टा वाचालमकृति किसका है? वाचालामन कृति, यह किसका कथन है? यह हम लोग को देखना। तो यह किसका कथन है? यह भामा का कथन है। भामा ने काव्यालंकार, काव्यालंकार किसकी रचना? भामा का। यह भी पूछ दिया था कभी आपको, आप याद रखिएगा कि काव्यालंकार दे देगा और इस तरह कई रचनाएं, भरत मुनि की कुछ रचनाएं दे देंगी, तो ऐसे ही भरत मुनि दे देगा, आपको रचनाएं दे देंगी। रचनाएं के अनुसार उसको क्रम में लगाना है, तो रचनाओं के अनुसार वहां पर प्रकाशन वर्ष इसका नहीं पता रहेगा आपको। अगर कवि का वर्ष पता रहेगा कि काव्यालंकार किनका है, तो भारत का है। भारत कब का है? तो 9वीं शती या दूसरी शता कब के है, यह समय पता चलेगा, तो उसके अनुसार क्रम में हम सजा सकते हैं। इसलिए काव्यों रचनाओं के लेखक को भी याद रखेंगे, साथ में कवि के समय को भी याद रखेंगे। इनका ट्रिक जो है भर भाम दउआ रउआ, ऐसे ही करके ट्रिक था। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के कहानियों को अनुक्रम में सजाएं।
देखिए एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं कि यहाँ प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता है। जितने भी हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं लगी हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की हमारे यहाँ 3 नाटक लगे हुए हैं और एक कहानी लगी हुई है। नाटक कौन कौन से हैं? ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। और कहानी इनके कौन है? हमारे यहाँ आकाशद्वीप है। तो आप लोग एक चीज याद रखिए कि यहाँ देखिए कवि कितना महत्वपूर्ण होता है। इनकी 4 रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में लगे, तो इनसे रिलेटेड जितने भी रचनाएं हैं सभी का प्रकाशन वर्ष सहित रचनाओं को याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न यहाँ से पूछ दिए जाते हैं। तो इंद्रजाल, आकाशदीप, ग्राम और गुदड़ साई इनकी जो 4 रचनाएं, इनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार सजाना है। तो 3-1, 3-4, 2-1 इसका जो है प्रकाशन वर्ष क्रम से है। जैसे ग्राम 1911, गुदड़ साई 1926, आकाशदीप 1928, आकाशदीप हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए। इंद्रजाल 1936, गोदान 1936, राम की शक्ति पूजा 1936, यह सब 1936 का प्रकाशन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियां सही अनुक्रम में। प्रमुख चर्चित कहानियां: पत्थर की पुकार जयशंकर प्रसाद की रचना, उस पार क्या योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ीवाला, विषाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। इन सभी रचनाओं को आप याद रखिएगा। अक्सर आजकल प्रश्न जो पूछने का तरीका मिलान में पूछ दिया जाता है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह जो है कहाँ से लिया गया? तो यह मुक्तिबोध की जो रचना लगी हुई है, मुक्तिबोध की जो रचना लगी हुई है, एक साहित्यिक डायरी, माफ़ी चाहेंगे, यह जो है मुक्तिबोध की एक कविता से ली गई है, क्योंकि यहाँ साफ लिखा गया निम्नलिखित उद्धरण किससे लिया गया। तो यह इधर वह कविता, यह जो है उद्धरण मुक्तिबोध की एक लंबी कविता के अंत से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया? मुक्तिबोध की एक रचना है, एक लंबी कविता का अंत, एक लंबी कविता का अंत, वहीं से यह लिया गया। इनकी जो प्रमुख कविता मुक्तिबोध का देखिएगा, अंधेरे में हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए, ब्रह्म राक्षस ये भी लगे, अंतःकरण का आयान, भूल गलती, अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 और आशंका के द्वीप अंधेरे के नाम से हुआ था। देखिएगा यह पंक्ति काफी महत्वपूर्ण, प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। कैसे? अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में, आशंका के द्वीप अंधेरे में के नाम से हुआ था। प्रश्न आपको पूछ देंगे कि अंधेरे की जो कविता है पहले वह किस नाम से प्रकाशित हुआ था और कहाँ प्रकाशित हुआ था। तो प्रश्न यहाँ तो कहाँ प्रकाशित हुआ था? कल्पना में हुआ था। किस नाम से हुआ था? आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 59 हम लोग देखेंगे। पार्वती सुखदेई, देखिएगा पार्वती सुखदेई, यहीं से आपको पता होना चाहिए दौलत राम, यह जो है उपन्यास देवरानी जेठानी से लिया गया है। राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृत के पात्र हैं? तो किसका? देवरानी और जेठानी का यह पात्र हैं। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम उस घर के सबसे बड़े मालिक होते हैं। पार्वती जो होती है उसकी महिला पात्र हैं, सुखदेई में महिला पात्र हैं। और छोटे पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखा गया पंडित गौरी दत्त ओझा के द्वारा लिखा गया देवरानी जेठानी कहानी का कब प्रकाशन हुआ था? 1870 में। तो यहाँ पूछ दिया जाएगा पात्रों के, आप लोग को इसका ये उपन्यास जो लगा हुआ उसका सभी पात्र आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा कुछ कहानीकार हैं, जैसे आपको ऑप्शन में थे रानी केतकी की कहानी, तो आपको पता होना चाहिए रानी केतकी कहानी या गद्य का विकास जब पढ़ेंगे वहाँ आपको मिलेगा इंसाल्लाह खां, क्योंकि गद्य के जो प्रमुख विकासकर्ता में 4 लोगों का नाम आता है। किनका नाम आता है? सदल मिश्र, इंसाल्लाह खां, और फिर 2 का नाम अभी मुंशी, एक 2 नाम अभी याद है, आपको 4 नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा। इंसाल्लाह खां, सदल मिश्र और 2 ही नाम अभी याद आ रहा है। अभी वामा शिक्षक, अगर 2 नाम और कौन है आप लोग अपने कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। वामा शिक्षक,
मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण की रचना और भागवती सरदाराम फिल्लोरी की है। यह चारों जो रचना है वो पहली कहानियों के क्रम में आप लोग को यहाँ से पूछा, पहली कहानी, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, ऐसे करके यहाँ बन जाता है। इसलिए आपको इस कहानियों को याद रखिएगा, उसके लेखक सहित याद रखिएगा। अगला है कि मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद है। यह इस जो मैं नीर भरी दुख जो है, यह जो कहानी कविता है वह महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया। और इसकी कौन कौन सी विशेषता या फिर कौन कौन सी चीज़ें इसमें है? इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है? तो बिल्कुल नहीं की गई है। महादेव वर्मा, यह तो सत्य है कि महादेव वर्मा रहस्यवादी में से आते हैं। महादेव वर्मा छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, जिसमें से 4 प्रमुख स्तंभ थे। कौन? पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और निराला। महादेव वर्मा ही एक रहस्यवादी कवि थे उसमें से। लेकिन नश्वरता की वो बात की गई है या कहीं नहीं की गई है। इसमें स्त्री के सामाजिक परिदृश्य श्रेय को रेखांकित किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा? यह बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती। यह भी बात 3 और 4 महादेव वर्मा की कविता जो मैं नीर भरी दुख की बदली हूं उसमें कहा गया है। महादेव वर्मा एक महत्वपूर्ण लेखिका है। इनके सभी रचनाओं को भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अक्सर बन जाते हैं। तो निहार, रश्मि, कई बार रश्मि के विषय में पूछा गया। रश्मि एक और किसी की रचना है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे रश्मि और किसकी रचना है। निर्जा, सांदे गीत, यामा, दीपशिखा इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। और सप्तपर्णा, ये सब जो रचनाएं दी इसका प्रकाशन वर्ष सहित आप लोग याद रखिएगा। मुर्धैया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे? मुर्धैया के जो नंदू पांडे थे वो ननकू पांडे किस कला में? तो ढोलक वादन में वो कुशल थे। यह जो मुर्दैया वो तुलसीराम के द्वारा लिखा गया, जिसका अगला ये मुर्दैया तुलसीराम के द्वारा लिखा गया और ये यूनिट 10 में लगा हुआ है। और मुर्दैया के आप सभी पात्रों को याद रख लीजिएगा। और तुलसीराम के कौन किसके रिश्तेदार थे, प्रश्न वहां से भी पूछ दिया जाता है। इसके दूसरा भाग जो था वो मणिकर्णिका 2013 में आया है और इसका मुर्दैया का प्रकाशन हुआ 2010 में हुआ। तुलसीदास का मृत्यु कब हुआ था, जन्म कब? तो ये सब सारी बातों को आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न वहां से भी अक्सर बनने की उम्मीद बनी रहती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखी राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? ईश्वर जीव अविनाशी, इनका तात्पर्य है कि ईश्वर जितने भी यहाँ जीव हैं इस धरती पे, वह ईश्वर के ही अंश हैं। वही चीज इसमें कह रहे हैं। तो ईश्वर और जीव को एक कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एक की बात हो रही है। तो एक की बात जब हुई और उसमें से विशेषताएं बता रही है, चेतन अमल सहज सुखी राशि, तो यहाँ विशेषता द्वैत दर्शन है। इसमें क्या विशेषता द्वैत दर्शन है? रामानुजाचार्य के द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा विशिष्ट दर्शन दिया गया, लेकिन यहाँ शुद्धाई रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्ट द्वैत दर्शन। अद्वैत किनका? शंकराचार्य। इनको याद कैसे रखिएगा? अद्वैत मतलब दो नहीं, तो याद रखिएगा शंकर भगवान और भोले कहते हैं महादेव। शंकर और महादेव दोनों एक ही हैं, लेकिन नाम दोनों दो है, तो वो दो नहीं है, एक है, अद्वैत है। द्वैतवाद मतलब क्या था? दो, यानी कि दो। तो नींबू को एक बार टुकड़ा करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से 4 हो जाएगा, तो निम्बकाचार के पहले नींबू को 2 टुकड़ा करेंगे तो द्वैत हो गया। एक 2 इधर 2 इधर, तो द्वैत किनका? निम्बकाचार्य। इसको भेद भी कहते हैं, एक भेद 2 भेद। अब द्वैतवाद माधवाचार्य द्वैत मतलब इधर का ना उधर का, यानी दोनों 2 हैं। इधर का भी माधवाचार्य बीच में, एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो माधवाचार्य कहाँ है? बीच में, तो कौन है? 1 और 2 द्वैत है। अब विष्णु स्वामी क्या? शुद्धाद्वैत। विष्णु स्वामी जो है वो शुद्ध है, सबसे शुद्ध कौन है? विष्णु स्वामी है, तो याद रखिएगा शुद्धाद्वैतवाद। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों को सही अनुक्रम में सजाएं। आप लोग को पता होगा कि श्रीलाल शुक्ल के यहाँ उपन्यासों को क्यों पूछा गया? श्रीलाल शुक्ल क्यों महत्वपूर्ण है?
क्योंकि अंग्रेजी ढंग का लिखा हुआ सबसे पहला उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु है, जिसे आचार्य शुक्ल ने माना, तो वो कवि ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके उपन्यासों को यहाँ आपको याद रखना जरूरी है, इसलिए यहाँ प्रश्न बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला है 3 सूनी घाटी का सूरज। सूनी घाटी का सूरज कब का? 1957। फिर है 2 का है मकान। मकान का प्रकाशन कब हुआ था? 1976 में। तीसरा है चौथा है, चौथा कहाँ है? चौथा का नाम है पहला पड़ाव। पहला पड़ाव कब है? 1987 में है। और उसके बाद अंतिम जो है 1 नंबर विश्रामपुर का संत 1998 में प्रकाशित हुआ था। यह सभी किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल की रचना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम में बताएं। अब देखिएगा कि जितना हनूस, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, यह सभी कहीं ना कहीं इनके लेखक हमारे कहीं ना कहीं इनकी रचनाएं लगी हुई है। जैसे कि आधे अधूरे नाटक हम लोग को पढ़ना पाठ्यक्रम का है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का, आधे अधूरे मोहन राकेश का, लहरों का राजहंस, यह भी लहरों का जो राजहंस है वह भी मोहन राकेश का है। और हनूस जो रचनाएं हैं वह किनका है? तो हनूस जो है वो भीष्म साहनी के रचना है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा, भीष्म साहनी का जैसे तमस उपन्यास हमारे यहाँ लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं 1973 में प्रकाशित हुआ तमस, तो कहीं ना कहीं वो कभी हमारे लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए उसकी सभी रचनाओं को हम लोग याद रखेंगे। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी का सही है। पहला 3 आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन कब प्रकाशित हुआ था? तो 1958 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा लहरों का राजहंस। दूसरा कौन है? लहरों का राजहंस। तो लहरों का राजहंस कब प्रकाशित हुआ था? 1963 में प्रकाशित हुआ था। फिर है चौथा नंबर कौन है? आधे अधूरे। आधे अधूरे कब प्रकाशित हुआ था? तो 1969 में प्रकाशित हुआ था। और अंतिम जो है पहला है हनुस, कब हुआ था? 1977 में। तो हनुस भीष्म साहनी का। लहरों का राजहंस किनका है? तो मोहन राकेश का। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। क्या कहा गया? लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदर्यानंद के आधार पर किया है। यह बात पूछा सा प्रश्न बन जाएगा कि मोहन राकेश का जो नाटक है लहरों का राजहंस, वह किससे प्रेरणा लेकर के उस नाटक की रचना की थी? तो किसका? अश्वघोष का सौंदर्यानंद का। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को कहा जाता, पूछ देगा प्रश्न कि मोहन राकेश के किस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है, उसमें से या 3 और एक और रचना कोई अन्य दे दिया जाएगा। तो कौन सा आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक, जबकि भीष्म साहनी का नाटक हनुस है। अब देखिएगा यहाँ यूनिट 1 से प्रश्न बन गए हैं। राष्ट्रपति का आदेश। राष्ट्रपति का आदेश कब आया था? तो 1900, सबसे पहले 1955, सबसे कम देखेंगे, सबसे पहले राष्ट्रपति का आदेश आ गया 1955 में। जैसे राष्ट्रपति का आदेश आया तो संसद की राजभाषा समिति में सुझाव होने लगा कि आदेश आ गया भाई, अब काम करना है, कैसे काम करना है, इसका सुझाव होने लगा। तो सुझाव कब होने लगा? 4 साल में, उसका तुरंत आते ही 4 साल में सुझाव देने लगा, भाई ये आदेश आया, इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। जब जैसे सुझाव होने लगा, उसके बाद अधिनियम आ गया। सुझाव होने, सबका सुझाव हो गया, उसके बाद क्या हुआ? अधिनियम आ गया। अधिनियम कब आ गया? 1963 में, यानी 2 साल में सुझाव होकर के अधिनियम आ गया। अधिनियम जब आ गया, उस अधिनियम को पालन करने के लिए संकल्प लिया। कब? 1968 में संकल्प लिया। उम्मीद है कि आप लोग को थोड़ा बहुत इससे याद आ गया होगा। राष्ट्रपति का आदेश 1955, उसके बाद समिति का सुझाव 55 और 4 59 में, फिर 59 में आया था। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद जो है यहाँ जो है 4 साल में आ गया था, आपका सुझाव हुआ 4 साल में, फिर अधिनियम भी बन गया, और फिर जो है 5 साल में संकल्प ले लिए। जैसे कि कोई भी सरकार बनाती है तो 5 साल के लिए वो सरकार बनती है, वो संकल्प लेती है। राष्ट्रपति राजेंद्र यादव ने 1955 में बाल गंगाधर तिलक यानी अथवा बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। यह आयोग 21 सदस्यों के थे। संयुक्त सदस्य समिति में 30 सदस्य थे, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि समिति के 30 सदस्यों में से लोकसभा के सदस्य कितने थे और राज्यसभा के सदस्य कितने थे? तो 20 और 30 थे। इनका प्रतिवेदन कब हुआ था? 1959 में था। राजभाषा अधिनियम 1963 में आया था, जो संघ के राज्य के प्रयोजन, संसद कार्य के व्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के उच्च न्यायालय में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकी।
संकल्प 1968 ईस्वी संविधान के अनुच्छेद संकल्प 1968 संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, संविधान यह 343 अनुच्छेद याद रखिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न 343 से 351 अक्सर इस दो जितने बीच में अनुच्छेद हैं यहाँ आप लोग याद रखिए कि किस अनुच्छेद की क्या विशेषता है कि उसमें कौन कौन सा चीजें हैं, क्योंकि वहां से प्रश्न बन जाते हैं। के अनुसार संघ की राजभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी को, जैसे 343 का क्या है कि संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और अनुच्छेद 51 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि भारत का सामाजिक सांस्कृतिक सब तत्वों का व्यक्ति का माध्यम हो सके। 343 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और वही सबसे अंतिम 51 कहता है कि आप हिंदी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और करना चाहिए। अब भारत दुर्दशा के नाटक के बारे में देखेंगे तो देखिए भारत दुर्दशा किनका, सबसे पहले देखा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का 2 नाटक लगा हुआ लगातार, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, इसलिए इस दोनों काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतवर्ष उन्नति कह सकते हो निबंध भी हमारे यहाँ लगा हुआ, इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट कवि होता है परीक्षा दृष्टिकोण से। उनसे रिलेटेड सभी चीजों का आप लोग समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न ज्यादातर बनते हैं। इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। यह जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा है कि यहाँ से स्तुति नहीं होता। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, बिल्कुल यह हिंदी का पहला भारत दुर्दशा नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है, तो यह विचार प्रधान नाटक नहीं है। इसमें वो चीज़ दिखलाए गए हैं भारत को लोगों को कैसे जागरूक किया था। अंग्रेज राज हो करके भी अगर आप जागरूक नहीं हो पाए तो फिर आप कभी जिंदगी में जागरूक नहीं हो पाएंगे। वही कह रहा है कि इसमें अंग्रेजी राज भारत के विकास की बात की गई है, बिल्कुल की गई है। कहीं ना कहीं विक्टोरिया 1857 के विद्रोह के बाद कहीं ना कहीं विक्टोरिया के हाथ में जब राज सत्ता गया तो विक्टोरिया बहुत सारे वादे किए थे भारत के लिए, इसीलिए वादे करने के वजह से भारतेंदु हरिश्चंद्र उनसे खुश थे। राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र उनसे खुश थे और कहीं ना कहीं उनकी तारीफ करते हैं कि विक्टोरिया आएंगे तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, वही उसी पे निबंध भी लिखे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं तारीफ करती है। वही चीज़ कहा गया कि इस अंग्रेजी राज में भारत का विकास की बात की गई है। वही कहता है अंग्रेजी राज पाकर के अगर भारतीय नहीं जग सकता है तो वह जीवन में कभी नहीं जग सकता, क्योंकि जगे हुए को जगाना बहुत कठिन है सोए हुए को जगाने की अपेक्षा में। तो यहाँ इसमें कौन सा हो गया 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। माफ करिएगा 2 और 3, माफ करिएगा 2 और 3 विचार प्रधान नाटक यहाँ कहा गया है। यह भी होना चाहिए था, लेकिन यह विचार प्रधान यह नाटक विचार करने योग्य भी है। भारत दुर्दशा के बारे में सही विचार यह है कि यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है तथा विचार प्रधान नाटक है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है माना जाता है। इसमें भारतवर्ष की तात्कालीन परिस्थिति का चित्रण हुआ है कि भारत की तात्कालीन परिस्थिति कैसे थी, अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। कहीं ना कहीं जो 7 सभाओं की जो समिति होती है डिसलॉयल्टी जो उसे आके कैद कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुल करके नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कि सरकार का विरोध करता है। भारत दुर्दशा नाटक 1880 में रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाट्य रासक है। प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं, मिलान दे देंगे 3-4 नाटक, कौन सा रहस्यपूर्ण नाटक है, कौन सा रास्य है, कौन प्रहसन है, तो अंधेर नगरी प्रहसन है, जबकि यह नाट्य या रासक है भारत दुर्दशा। इसमें कुल 6 अंक है, 6 अंक को भी आप लोग याद रखें क्योंकि 6 अंकों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्रम में सजाने के लिए भी कभी क्या आते हैं। प्रथम का स्थान बीती है, द्वितीय अंक इस अंक में दिन भारत, दिन मतलब क्या होता है गरीबी, दिन और हर सही कर रहता है तो दिन मतलब वो दिन हो जाता है सूर्योदय वाला दिन, ऐसे दिन मतलब दिन दुखिया गरीब आदमी। भारत बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। तृतीय अंक में क्या है, इस अंक में भारत की दुर्दशा और अपनी संकल्पता पर प्रश्न होता है। चतुर्थ अंक इस अंक में पुनः भारत दुर्देव रोग, इसमें कौन कौन है देखिएगा, पात्र भी यहाँ दिया हुआ, पात्र भी आपको यहाँ याद रखने का एक अच्छा मौका है। इस अंक में पुनः भारत दुर्देव रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को नष्ट करने का योजना बनाता है। पंचम अंक में क्या, 5वें अंक में 7 सभ्यों, देखिए यही जो है अप्रत्यक्ष रूप से 7 सभ्यों की जो कमेटी होती है वही अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन का विरोध करते हैं, क्योंकि नो डाउट उसकी तारीफ करते हैं,
इस पे तो हमने बिल्कुल नहीं असहमत है कि वो उसकी तारीफ नहीं करता, बिल्कुल वो तारीफ करता है, लेकिन बहुत सारे कामों का सराहना भी वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से विरोध भी करते हैं। तो इस 7 सभ्यों की कमेटी भारत दूरदेश से भारत की रक्षा एवं उपायों पर विचार करती है। षष्ठ अंक क्या यानी छठा अंक क्या कहता है कि छठे अंक में भारत भाग मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है, लेकिन जो जगह को जगाना बहुत कठिन होता है। अंत में वो भारत भाग्य अपने छाती में कटार मार के मृत्यु के आघोष में चला जाता है। नाटक का प्रथम उद्देश्य प्रमुख तात्कालीन भारत दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारण को कम कर दुर्दशा वाले यथार्थ को चित्र पर उपस्थित करना। अब देखिएगा यहाँ देखिए मिलान वाला दे दिया, मैंने आपको कहा कि अक्सर मिलान वाला पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ मिलान वाला देखेंगे। मिलान कहते हैं कि कीर का प्रिय आज पिंजरा खोल दो। क्या कह रहे हैं कि कीर का प्रिय आज पिंजरा खोल दो, तो यह किसमें है, यह स्त्री जागृति की बात करता है। कीर का प्रिय आज पिंजरा खोल दो, तो इसमें स्त्री जागृति की बात करता है। हम लोग यहाँ से देख लेंगे। खोल दो हो उठी चच्चू छुकर, बीती भावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही। कहीं बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही है, जो सभी कविताओं से पंक्तियां ली गई है। तो यह क्या है, यह एक जागरण गीत है। बीती भावरी जाग रही यानी लोगों को जागरण कर रहा है, जाग रही जगाने का प्रयास कर रहा है। अगला है ये जो जमुना के से कछार पद फटे बिवाई के आधार। इसमें सामाजिक विसंगतियों का बात किया गया कि ये जो जमुना का दिल्ली है, कैसे कछार पद फटे बिवाई के आधार। अगला है इस धारा सा जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का संगम। कहने का इसमें दार्शनिकता की बात कही गई है। अगला हम लोग ध्रुव स्वामी को देखेंगे। ध्रुव स्वामी के द्वारा कौन कौन सा कथन कहा गया, तो ध्रुव स्वामी का जो सबसे महत्वपूर्ण कथन है कि स्त्री कोई पशु नहीं है, उपहार देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। ये कब से, और सीलमणि, और एक और कथन है कि स्त्री कोई सीलमणि देने वाला उपहार नहीं है। यह भी बहुत, ये सब जो ध्रुव स्वामी में पंक्ति है बहुत अच्छी, कहीं ना कहीं नारी विमर्श के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण नाटक है। तो अगला है पहला क्या है, ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य यानी ध्रुव स्वामी के कथन को चुनना है। पहला कहता है कि स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं, यह बात नहीं कहती है ध्रुव स्वामी। प्रेम अपने सर्वत्र निछावर करने वाली स्त्रियां कब असहाय होती हैं, नहीं होती, यह भी बात नहीं कही। स्त्री उपहार देने की वस्तु नहीं है, यह बात कौन, ध्रुव स्वामी कहती है। पुरुष उसे अपने पुरुष संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है, यह बात भी ध्रुव स्वामी कहती है। यानी 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी। ध्रुव स्वामी कब आया था, ईसा जयशंकर प्रसाद की सबसे अंतिम नाटक है। यहाँ से भी पूछ दिया जाएगा, ऑप्शन में दे देगा कि चंद्रगुप्त क्या बोलते हैं, जयशंकर प्रसाद का सबसे अंतिम नाटक कौन है, एक घूंट, ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ऐसे दे देगा। तो आप लोग याद रखिएगा ध्रुव स्वामी 1933 सबसे अंतिम नाटक है। विशाख जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिया गया। देवी चंद्रगुप्त के आधार पर यही ध्रुव स्वामी नाटक लिया। गुप्त वंश का इसमें जो है वर्णन किया गया। कुमारगुप्त, इसका जो एक और पात्र है कुमारगुप्त, माफ करिएगा रामगुप्त है, कुमारगुप्त नहीं। देखिएगा इसमें स्त्री पात्र ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी कौन है, ध्रुव स्वामी की ननद और चंद्रगुप्त की बहन। और कोमा कौन है, कोमा जो है वह शिखर सकराज की प्रेमिका है, कहीं ना कहीं उसकी पत्नी भी कह सकते हैं कोमा। रामगुप्त चंद्रगुप्त का सबसे बड़ा भाई है, रामगुप्त उसका भाई है, रामगुप्त चंद्रगुप्त का बड़ा भाई है। शिखर स्वामी वहाँ का कहीं ना कहीं महामंत्री कह सकते हो। सकराज वो है कौन है, वो शक का राजा है। मिहिरदेव कोमा के कहीं ना कहीं पिता गुरुदेव हैं और सकराज के भी गुरु हैं।
पुरोहित जो है वह चंद्रगुप्त के साम्राज्य का पुरोहित पात्र है। इस नाटक में ध्रुव स्वामी के प्रमुख पात्र जो हैं, जो नारी चिंतन के विषयों का समग्र रूप प्रस्तुत करती है। नाटक में पात्रों के माध्यम से महिला की समस्याओं को, समाज, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण का उजागर किया। कहीं ना कहीं महिला पुनर्विवाह का भी इसमें समर्थन किया गया। अगर आपसे ऑप्शन में दे दिया जाए कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में महिला पुनर्विवाह का वर्णन किया गया है, तो किसमें? ध्रुव स्वामी में वर्णन किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? यह यूनिट 1 से पूछा गया प्रश्न। सामी भाषाओं में शामिल नहीं है कौन? तो फारसी जो है वो सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। भारोपिया, भारत और यूरोप, भारोपिया का मतलब क्या होता है? भारत और यूरोप भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के सर्व प्रमुख भाषा परिवार है। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। इस परिवार के प्रमुख भाषाएं इसमें कौन सा? संस्कृत, संस्कृत से निकला पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अवरंश, अवट से हिंदी, हिंदी के बाद फिर बंगाली आया, फारसी अलग है, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, पुर्तगाली और इतावली इत्यादि जो यह जो भारतीय भाषा के प्रमुख सदस्य हैं। निम्नलिखित में से किस विचार से गांधी का दर्शन सहमत नहीं है? यहाँ देखना है कि किस विचार से गांधीवादी, जब आप वैचारिक पृष्ठभूमि यूनिट 4 पढ़ेंगे तो वहाँ गांधीवादी दर्शन एक पूरा यूनिट ही है, उसमें से एक इकाई 4 में एक यूनिट ही है। तो सत्य और अहिंसा यह दर्शन से सहमत हैं। सत्य और अहिंसा पे ही चलना चाहते थे महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, ए नहीं होगा। मनुष्यों की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, यह भी बिल्कुल सही है कि जानने में नहीं है, उसमें कर्म पे विश्वास करते, करो या मरो, यानी वो कर्म पे विश्वास महात्मा गांधी करते थे। सादा जीवन और श्रम पर जोर देते थे, बिल्कुल यह जो है सही है। साध्य की शुद्धता लेकिन साधना की अशुद्धता, यह बात जो है दर्शन से सहमत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहा गया कि गांधी दर्शन कई स्तरों से आध्यात्मिक या धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और सामूहिक तथ्यों पर मौजूद हैं। गांधी दर्शन के वैचारिक तत्व निम्न हैं। गांधी जो थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, वह कर्म पे विश्वास करते थे। तो ये सब जो है प्रमुख किनके दर्शन है? महात्मा गांधी के। अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख हुआ है? तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया क्या भूलूं क्या याद करूं, और यह 4 भागों में है। चारों भागों से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि चारों भाग को क्रम में सजाने के लिए अक्सर पूछ दिया जाता है। यह पहला भाग है, पहला भाग का नाम क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं। यह जो है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया। और हरिवंश राय बच्चन के पुत्र कौन है? अमिताभ बच्चन, उसके पुत्र अभिषेक बच्चन। तो कहीं ना कहीं यह सब यूपी से संबंधित रखते हैं, और इनकी जन्म भी जो कहा हुआ था यूपी में हुआ है। तो किस प्रदेश से यह संबंध रखते हैं? तो अमोड़ा, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले अमोड़ा गांव का उल्लेख है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन के बहु प्रशंसित आत्मकथा है। इसकी रचना सन 1969 में किया। यह 4 खंडों में है। क्रम में यह चारों खंड जो है क्रम में पूछ दिया जाता है, या तो फिर ऑप्शन दे देगा कि कौन सा जो है ऑप्शन गलत है, या कौन सा क्या बोलते हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा में नहीं है। तो इसको आप लोग 100% याद रखिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान, इनका सहित प्रकाशन वर्ष आप याद रखिएगा। आत्मकथा बच्चन जी को भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित भी किया गया। पूछ देगा कि किस कवि को अपनी आत्मकथा के लिए साहित्य का सर्वोच्च सम्मान सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किनको? तो हरिवंश राय बच्चन को। अब यह कथन 1 कथन 2 को सही कौन और गलत कौन है वो तय करना है। कथन 1 कहता है जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, यह पहला कहता है। तो यह सत्य है कि जॉक देरिदा का सही मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। यह भी बिल्कुल सही, यानी कथन 1 और 2 मेरे अनुसार सही है। उसका वाक्य जो है समलुकता भी दोनों सही, व्याख्या भी सही किया गया।
जॉर्ज देरिदा विखंडनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। यहाँ पूछ देगा कि विखंडनावाद के प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक को लेकर के मिलान में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा जॉर्ज देरिदा जो है वह विखंडनावाद के प्रवर्तक है। जॉर्ज देरिदा का जन्म 1930 में हुआ था, अल्जेरिया में हुआ था। इनके गुरु फूको जॉर्ज देरिदा जो है विखंडनावाद के जो प्रवर्तक है, उनके गुरु का नाम क्या? फूको ऑफ ग्रामेटोलॉजी और राइट एंड डिफरेंस 1918। इनके प्रमुख ग्रंथ है। पाल द मान विखंडनावाद का प्रबल समर्थक माने जाते हैं। एक मिनट, जहां धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजान समाज ए ऐसा ही अपहू न से जैसे चौपट राज। यह जो है अंधेर नगरी से यह पंक्ति लेकर, जहां न धर्म न बुद्धि ना ही नीति न सुजान समाज ए ऐसा ही अपहू न से जैसे चौपट राज। मतलब जहां धर्म नहीं है, ना बुद्धि है, ना ही कोई नीति है, नियम कानून है, न सुजन समाज है, सुसज्जित समाज है, और ऐसा ही वह आपको भी नाचेगा। और जैसे नाचा गया है चौपट राजा, चौपट हो गया है राजा। यह जो कहा गया कि किस चरित्र के इस काव्यात्मक संबंध को कहलावाया है, तो यह बात कौन कहते हैं? गुरु जी कहते हैं गोवर्धन को कि तुम ऐसे देश में कबहू वास न करो जहाँ टकेसर भाजी टकेसर सब बिकता हो और जहाँ ना बुद्धि ना नीति कहीं कुछ हो। ये इसमें जो माना गया है वो क्या कहा गया? महंत भी ये बात कहता है और गुरु भी कहता है। ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों माना गया है। अंधेर नगरी क्या है? एक प्रहसन है। अंधेर नगरी नाटक में अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र 1881 में रचित एक क्या है? प्रहसन है। जैसे कि आपको भारत दूसरा बताएं एक नाट्य या रासक है, और अंधेर नगरी क्या? प्रहसन है। आपको मिलान में अक्सर पूछ दिया जाएगा, इसको याद रखिए, कई बार पूछा भी गया है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी के तीखा व्यंग किया गया। अंधेर नगरी नाटक में महंत गोवर्धन दास राजा मंत्री प्रमुख केंद्रीय पात्र है। अंधेर नगरी नाटक में कुल 6 अंक हैं जिसे दृश्यों के नाम से संबोधित किया गया है। निम्नलिखित वाक्य में से किस कहानी से लिया गया? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। कहानी का नाम तो यही, इसको अब क्वेश्चन से ही निकल गया, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ऑप्शन नंबर बी। यह कहानी प्रेमचंद की है। यह कानपुर के एक उर्दू पत्रिका जमाना में, यह याद रखिएगा कि कौन सी कहानी, क्योंकि यह हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है कि कौन सी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, इस बात को आप लोग याद रखिए। तो जमाना पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुई है। पूछ देगा कब प्रकाशित हुई और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। याद रखिएगा जमाना पत्रिका के संपादक कौन है, इस बात को भी याद रखिएगा। किस वर्ष प्रकाशित हुआ ये भी याद रखिएगा। तत्पश्चात यह कहानी सोजे वतन प्रेमचंद की कहानी संग्रह में संकलित है। कहानी में एक ऐसे सच्चे प्रेमी का जिक्र है जो अपनी प्रेमिका के अपने रूप ढंग से नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने वाले जज्बे अपने को और आकर्षित करता है। कहानी का प्रमुख पात्र है दिलफिगार। पुरुष पात्र का कौन है? दिल फिगार है। पात्रों को भी याद रखिएगा। पात्रों पूछा कौन सी इसमें से पात्र नहीं, यहाँ से भी कहानी का प्रमुख पात्र जो है, जो कि दिल फिगार से बेपरवाह प्रेम करता है, वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दिलफरेब नारी पात्र एक बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी के प्रमुख मुख्य नारी पात्र हैं। अगला है अंधा युग नाटक से। अंधा युग नाटक में आप लोग को बता दूं, यह महाभारत का 8वें दिन की शाम की घटनाओं को लेकर के जो है धर्मवीर भारती ने इसको लिखा है। अंधा युग नाटक 18वें दिन की कथा पर आधारित है। बिल्कुल 18वें दिन की कथा पर यह आधारित है। लेकिन देखते हैं आप एनटीए किसको माना। आधुनिक भावोत को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो यह जो विशेष रूप से उल्लेखनीय बिल्कुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस नाटक से हमें एक सीख मिलता है। वही कह रहा, आधुनिक भावोत की रूपायित करने वाले नाटकों का अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगला है कि इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों का विकराल रूप मौजूद है। बिल्कुल इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद को लेकर के विकराल रूप है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि इंसान जो है वह
अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पा लेता, वो कैसा भी करे। तो वही चीज इसमें मुख्य रूप से दिखाया गया है। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता, नहीं, आधुनिक त्रासदी को व्यक्त करता है। विश्व युद्ध में जो हुआ है उस चीज का कहीं ना कहीं यह व्यक्त करता है कि एटम बम जो फूटा था, आज भी पंजाब के नागासाकी और हिरोशिमा में आज भी लोग अपंग पैदा होते हैं। उसी चीज को कहीं ना कहीं दिखाया कि ब्रह्मास्त्र जो होता है जिसके चलने से कहीं कुछ नहीं होता, कुल मिला के विनाश ही विनाश होता है, लाभ कुछ नहीं होता है। उसी चीज को इसमें मूलतः आधुनिक की त्रासदी को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 मुझे सही लगा, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ जो एनटीए माना है वो 2 और 3 माना है। अंधा युग धर्मवीर द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। ये इसे गीति नाट्य, यह भी यह पंक्ति याद रखिए, गीति नाट्य। जैसे कि अंधेर नगरी प्रहसन है, भारत दुर्दशा नाट्य राशक है, और ऐसे ही अंधा युग क्या है, गीति नाट्य है। तो प्रकाशन सन 1955 में, प्रकाशन वर्ष भी याद रखिए क्योंकि क्रम में सजाने के लिए दे देता है। इसका कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित, इसमें युद्ध और उसके बाद समस्याओं, मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया। प्रमुख पात्र जो इसका अश्वत्थामा, कौन है, द्रोणाचार्य के पुत्र गांधारी, धृतराष्ट्र गांधारी पत्नी और धृतराष्ट्र पति, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी 1, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी और प्रहरी 2 बलराम और कृष्ण, ये सब जो है इसके प्रमुख पात्र हैं। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो अभिज्ञान का संबंध किससे? कथानक से है। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता से आया हुआ है। यह शब्द यूनानी भाषा के नग्नोसिस हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। अभिज्ञान दुखांतक के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम अथवा घृणा का भाव जागृत करता है। कमलेश्वर एक हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट कवि हो जाती है, इसलिए कि कमलेश्वर के राजा नीरवंशिया 1957 वाली हमारी कहानी लगी हुई है यूनिट 7 में। कमलेश्वर का भी एक और शायद कोई उपन्यास हमें लगा हुआ याद नहीं आ रहा है। और कमलेश्वर नई कहानी के प्रवर्तक में भी आज तक, नई कहानी के प्रवर्तक में कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव, तो नई कहानी के प्रवर्तक भी है। नई कहानी में कौन कौन सी बातें कही गई हम लोग उसको देखेंगे। तो नई कहानी में जो बातें कही गई है, नई कहानी में कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, बिल्कुल यह सही, आग्रहों की कहानी नहीं है। दूसरा है कि इसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ का पकड़ने का चेष्टा किया गया, नहीं, यह गलत है। उसमें उस समय की स्थितियों को नई कहानियों में व्यक्त किया गया। उसका केंद्रीय पात्र जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति, यह बिल्कुल सही है। व्यक्ति के मन में राग विराग की अभिव्यक्ति होती है, यह गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नई कहानी नाम दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कहानी का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रथम, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत ने किया था, लेकिन इसके प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर हैं। नई कहानी का जन्म 1956 से माना जाता है। कब? 1956 से। नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ पर अधिक प्रकाश डाला गया, यानी कि व्यक्तिगत रूप से जो आपने भोगा है, जो हमें दुख हुआ, उसको कहीं ना कहीं कविताओं या कहानियों या रचनाओं के माध्यम से उभारने का काम नई कहानी किया है। तो वही क्या, भोगे हुए यथार्थ पर अधिक प्रकाश डाला है। पूर्ववर्ती कहानियों पूर्वाग्रह से युक्त थी, लेकिन नई कहानियां किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त थी। नई कहानियों का शास्त्र के अस्तित्ववाद पर प्रभाव दिखाई देता। पूर्वाग्रह क्या, तो पूर्व में जो चीजें चल रही है उसी परंपरा को लेकर के सब चीजें व्यक्त करने की इसमें कोई ऐसी बातें नहीं उल्लेख है। यहाँ जो सब चीज नया नया उल्लेख हुआ नई कहानी में, और जो इंसान भोगे थे अपने जिंदगी में, जो चाहे कष्ट हो, सुख दुख, जो हंसी खुशी, चाहे जैसा भी हो, सब कुछ यहाँ व्यक्त करने का काम किया गया है। देखिए निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम में बताएं। देखिएगा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी कवि लगे हुए हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण। बाल मुकुंद गुप्त का देखिए हमारे यहाँ निबंध लगा हुआ, अध्यापक पूर्ण सिंह का लगा हुआ, रामदरस मिश्र का भी एक निबंध लगा हुआ है, और
विवेकी राय का भी हमको नहीं पता कि इसकी लगी न ध्यान से उतरा हुआ, शायद हो सकता है विवेक। तो यह जो कवि सभी काफी निबंध के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इनका जन्म और क्रम आपको याद रहना चाहिए। बाल मुकुंद गुप्त 1865, 1907 में इनकी मृत्यु हो गई था। अध्यापक पूर्ण सिंह 1881, 1881 में एक और नाटक का प्रकाशन हुआ था, आप लोग कमेंट में बताएंगे, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आपको मैं ऑप्शन में भी दे देता हूँ, भारत दुर्दशा या अंधेर नगरी या तो फिर भारतवर्ष उन्नति निबंध कैसे, इन तीनों में से किसका जो हुआ प्रकाशन 1881 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1939 में हुआ था। माफी चाहेंगे, अध्यापक पूर्ण सिंह की निबंध है, हमने भारत 1881, हाँ ठीक है 1881 में बताया था। रामदास मिश्र 1924, विवेकी राय 1924, 2016 में इनकी मृत्यु थी। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोगा मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख हुआ। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा, तो किसमें सहज भोग मार्ग से जीव को, तो यह कौन सिद्धों की सबसे बड़ी यह चीज रहा कि महासुख की ओर उन्मुख किया गया। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं महासुख क्या है। जब कोई संभोग करता है तो संभोग के दौरान हमें एक सुख का प्राप्ति होती है, एक आनंद शारीरिक सुख मिलता है, और यह संभोग के दौरान जब शीर्ष चरम सुख हमें मिलने लगता है, संभोग जब स्खलन की स्थिति आती है तो इंसान शून्य हो जाता है, उनका पूरा ध्यान सब कुछ शून्य हो जाता है। वो जो शून्य की जो स्थिति होती है उसी को महासुखवाद कहते हैं। और सिद्धों में यही बात कही गई, जो स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित नहीं किया, जिसने संभोग जीवन में नहीं किया, जिसने वो चीज सुख का आनंद नहीं लिया, वो कैसे सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए इसका एक अनिवार्य अंग हो गया था, जिसका विरोध करके नाथों ने अपना एक अलग परंपरा चलाया, नाथ परंपरा, जिसमें 9 थे, और इसको अलग किसने किया था, तो कहीं कहीं गोरखनाथ मिलता, कहीं कहीं उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ का भी नाम मिलता है, लेकिन मूल रूप से आप लोग याद रखेंगे गोरखनाथ का नाम। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों का पंचम कार मांस मछली मदिरा मुद्रा मैथुन ही भोग है, सेक्स इसी को कहते हैं, कि दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधन पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्धों की चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य था। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर से मिलती है। तो सिद्धों की सबसे पहली जानकारी हमें कहाँ मिलती है, आप लोग को दे दिया जाएगा और पूछ देगा किससे मिलती है, तो आप लोग याद रखिएगा ज्योतिश्वर ठाकुर की जो रचनाएं हैं वर्ण रत्नाकर, वहीं से हमें मिलती है। सिद्धों के जीवन की मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, इसके सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास था। गुरु महिमा का प्रतिपादन, बाह्य आडंबरों और पाखंडों की कटु आलोचना, रहस्यात्मक अनुभूति और जन भाषा का प्रयोग, यह चीज आप लोग को सिद्धों की विशेषता में पूछी जा सकती है। तो सिद्ध कैसा बोलते हैं, जन जो भाषाएं बोलचाल में थी उसी भाषाओं को प्रयोग करता था। और रहस्यात्मक अनुभूति, ऐसे ऐसे चीज को कहते थे जो रहस्यमय हो, और इसी से रहस्यमय से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते। तो क्या रहस्यात्मक अनुभूति, बाह्य आडंबरों और पाखंडों की कटु आलोचना, क्या था कि हमारे धर्म में, जो धर्म में कई बाह्य आडंबर थे, छुआछूत, गरीब अमीर का उस टाइम तो उतनी व्यवस्था नहीं थी, नीच जाति और उच्च जाति का व्यवस्था थी, उसका यहाँ विरोध किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का मेल करिए। तो पुस्तक और उसके लेखक का इसमें मिलान करना है। तो पुस्तक और लेखक का मिलान करेंगे। सबसे पहले केशव की काव्य कला, केशव की काव्य कला किसका, कृष्ण शंकर शुक्ल का है, कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल का। गुप्त की कला किसका, सत्येंद्रनाथ का है। पद्माकर की काव्य साधना किसका, अनोखी गंगा प्रसाद का, अखोरी गंगा प्रसाद सिंह। प्रसाद की काव्य साधना किसका, रामनाथ लाल सुमन का। प्रसाद की काव्य साधना किसका, रामनाथ लाल सुमन की है। जगदीश चंद्र माथुर की जो उपन्यास है धरती धन्नापना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में किस विषय पर आधारित है। तो यह क्या, कहीं ना कहीं आप देखिएगा जगदीश चंद्र माथुर की जो धरती धन्नापना, वह कहीं ना कहीं पंजाब की बातें उसमें कही गई है, और उसमें दलितों की वो व्यथा उठाई है जो उसमें चल रही थी, विभाजन के त्रासदी के कारण उसमें आया था। विभाजन के कहीं ना कहीं तमस में भी विभाजन की बातें, हिंदू मुस्लिम का द्वंद्व, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस की बातें कही गई है।
कहीं ना कहीं वो बातें हैं, लेकिन यहाँ भी जो है वह जाति यानी नीच जातियों की क्या स्थिति थी विभाजन के बाद, उस चीज को धरती धरना अपना जगदीश चंद्र माथुर ने उसमें दिखाने का प्रयास किया है। तो पंजाब के ग्रामीण पृष्ठभूमि दलित जीवन की कथा है इसमें। जगदीश चंद्र के एक प्रगतिवादी उपन्यासकार थे। जगदीश चंद्र माथुर कैसा थे? एक प्रगतिवादी उपन्यासकार थे। इनका उपन्यास धरती धरना अपना 1972 में आया था। इसको याद रखिए क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए, और यह जो इनके रचना हमारे पाठ्यक्रम में लगे इसलिए ये भी कभी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके अन्य उपन्यास कौन? यादों का पहाड़ 1966, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर काकर 1976, टुंडा लाट 1978, नरक कुंड में वास 1994। यह जो इनकी सभी रचना, इनको याद रखिएगा, कभी कभी मिलान में भी यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ मिलान में आपको सभी पात्र याद रहेंगे तभी आप मिला पाएंगे। और यह जो सभी कहानी जो हमारे लगे हुए, सिर्फ पर्दा नहीं लगा हुआ, बाकी चीफ की दावत है, परिंदे है, उसने कहा था। लाहना सिंह किस में है? लाहना सिंह उसने कहा था, लाहना सिंह हो रहा। पीर बख्श जो है, पीर बख्श नहीं पता, भूल रहे हैं। पीर बख्श जो किसमें हुआ? पर्दा में होगा। लतिका, लतिका आपको बता दें परिंदे कहानी जो निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया 1960 उसमें है। शामनाथ, शामनाथ कौन है? वह चीफ की दावत जिनके यहाँ होता वही शामनाथ। अपनी बूढ़ी माँ को वह एक जगह दूसरे जगह, मतलब एक वस्तु की तरह, उसे गंदे वस्तु की तरह छिपाने का पूरे कहानी में प्रयास किया गया है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। पर्दा यशपाल की कहानी है। पर्दा, यशपाल, या दिव्या, दादा कामरेड, कामरेड, यह सब उपन्यास कहानी किसका? यशपाल का। परिंदे निर्मल वर्मा, चीफ की दावत भीष्म साहनी का। बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो बकरी नाटक में क्या हुआ था कि वो दिखाया कि सरकार कैसे कोई भी क्रिमिनल अपने क्रिमिनल 4 मर्डर करके जेल गया, जेल से आया तो वो कैसे पहले वो सांसद से वो लोकसभा से फिर मंत्री बन जाता है। यह चीज इसमें कैसे उसका राजनीतिक करियर शुरू होता है उसी चीज को इसमें दिखलाया गया है। तो पहला है कि यह स्वतंत्रता उत्तर हिंदी व्यंग नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यह जो बिल्कुल हुआ हिंदी नाटकों यह व्यंग किया गया, कहीं ना कहीं राजनीतिक पर व्यंग किया गया, बिल्कुल है। इनका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। तो यह बात जो कह रहा है कि इनका कथ्य बिखरा हुआ नहीं, बिखरा हुआ है। इनके गीत साधारण कोटि के हैं, इनके गीत साधारण कोटि के नहीं है। इनके गीत उन चीज की परिस्थितियों को दिखा रहा है, इसलिए वो साधारण कोटि के नहीं हो सकते हैं। अगला है कि इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया, यानी 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कैसे जनवादी नाटककार हैं। इसमें पात्रों को क्रम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि वहां से भी प्रश्न अक्सर पूछ दिए गए हैं। यह है लोक नाट्य शैली में अबाध्य है। यह जो है लोक नाट्य शैली में लिखा गया नाटक। बकरी नाटक 1974 में आया और यह बकरी नाटक इनका लगा हुआ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, इसलिए सर्वेश्वर दयाल एक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनका जो बकरी नाटक 1974, लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ। बकरी नाटक 1975 में आपातकाल में से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ। यह 2 अंकों में है। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य है। प्रत्येक अंक में क्या है? 3-3 दृश्य हैं। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में, उत्तर प्रदेश में ही नौटंकी चलता है। नौटंकी कहाँ? उत्तर प्रदेश की शैली है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीति, व्यंग, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगतियों का चित्रण किया गया है। अभी थोड़ा देर पहले जैसे हमने आपको बताया कि अंधायुग नाटक में युयुत्सु की चिंता क्या थी। युयुत्सु की जो चिंता थी वह क्या था कि मानव भविष्य की रक्षा, मानव भविष्य की रक्षा कैसे की, इसलिए वो सत्य की ओर चला जाता, लेकिन वहाँ भी उसे फिर काफ़ी अपमान किया था, फिर वापस यहाँ आता है तो यहाँ भी उसे बड़ा ही आत्मग्लानि महसूस होता है। अंधा युयुत्सु मानव चिंता का भविष्य की रक्षा करता है। अंधायुग 1954 यह डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा रचा गया। इसमें कुल महाभारत का अवसान
के बाद की स्थिति का चित्रण पाया जाता है। इसमें पात्र महाभारत कालीन कृष्ण, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, संजय, गांधारी, कृपाचार्य आदि पात्रों महाभारत से लिए गए। शायद महाभारत का 18वें दिन का इसमें चित्रण किया गया, 18वें दिन के शाम का चित्रण किया गया। एक बार आप लोग देखेंगे, शायद हमने 17वें दिन आपको बता दिया था, इसमें 18वें दिन का जिक्र किया गया है। हमने जो बताया था 17वें दिन वो कहीं होगा, मेरे ध्यान से हमने आपको गलती से वो बता दिया, तो आप लोग याद रखिएगा 17वें दिन का नहीं, इसमें 18वें दिन की कथा का वर्णन किया गया है। अगला जो हम लोग देखेंगे, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। घनानंद की कविता में, घनानंद के सबसे पहले प्रेम के पीर कवि थे। वो कैसा कवि थे? प्रेम के पीर कवि थे। उसने भाषा की लाक्षणिकता बिल्कुल घनानंद में पाई जाती है, लाक्षणिकता। और घनानंद देखिएगा, रीतिकल आप जब पढ़ेंगे तो करीब 15 से 20 कवि ऐसे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो शौक है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न अक्सर 15 से 20 कवि से ही पूछे जाते हैं और वो कवि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे घनानंद, आप याद रखिएगा, बिहारी के बाद केशव दास के, ऐसे ऐसे हम आपको एक बार लिस्ट आपको बता देंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से पूछने की संभावना है, कौन कौन से